हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर 15 मई 2022 का उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। जितनी भी न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई हैं वो सारी की सारी या तो बायोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है या फिर आपकी बायोकेमिकल साइंस से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे काम के हो जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डीप में चली जाती है। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से सही होंगे। ज़्यादा डिटेल में बायोलॉजी के अंदर नहीं घुसेंगे, वरना यहीं इलाज करके रह जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर मिलेगा आरएनए वर्ड के बारे में। देखिए, प्रेजेंटली जो ह्यूमन सिस्टम है उसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल जो मिलेगा वो है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में है। आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आपका आरएनए फॉर्म में। तो कहा यह जा रहा है, ये हाइपोथेसिस है बेसिकली एक, जिसका नाम है आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। इसमें ये कहते हैं कि प्रेजेंटली जो ह्यूमन सिस्टम के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। पहले ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं था, पहले आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पर था। तो इन्होंने ये कहा है इस हाइपोथेसिस के अंदर कि बिफोर डीएनए इवॉल्व्ड द केमिकल एंसेस्टर ऑफ द बायोलॉजिकल लाइफ, वो पूरा का पूरा आरएनए के ऊपर बेस्ड था। आज भी बहुत सारे वायरस हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल से यहाँ पर बने हुए होते हैं, लेकिन ह्यूमन सिस्टम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। कोई भी शोध करनी होती है, पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और आरएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रोटीन जो है वो यहाँ पर बेसिकली तैयार की जाती है। दिस इज कॉल्ड कुछ इस तरीके का नाम है। मैं अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि पूरा जो आर्टिकल है, जो पेज है, वो इसी चीज़ के ऊपर डिफाइन है कि किस तरीके से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचनाएं जो है वो चेंज होती हैं। तो आपको इस स्लाइड से पर्टिकुलर बस इतना पता होना चाहिए था, व्हाट इज़ दिस आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। ये बताती है कि प्रेजेंट जो डीएनए सिस्टम है वो पहले नहीं था, पहले जो है वो आरएनए सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। ओके, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई और आरएनए ने जो है वो इस तरीके से डीएनए और प्रोटीन वगैरह की संरचना को जन्म दिया। इस थ्योरी से आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको ये समझना था व्हाट इज़ दिस आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल करके आती है, बहुत सारे पैरासाइटिक वॉर्म हैं जो कि खोजे जाते हैं। लगभग पिछले 20 सालों में 3000 स्पीसीज़ पैरासाइट्स की यहाँ पर डिस्कवर की गई हैं। तो पिछले 20 सालों में जो पैरासाइट्स की डिस्कवरी यहाँ पर हुई है, उनका नाम जो रखा जाता है वो नाम बेसिकली रखा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है या कहाँ पर मिली है। ठीक है, तो कहाँ पर मिली है उसको भी रख लेते हैं, प्लस साइंटिस्ट का नाम भी उसमें जोड़ करके एक बड़ा सा साइंटिफिक नेम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पता लगा है कि सिर्फ 19% ऐसे हैं जिनका नाम वुमेन के नाम पर रखा गया है। बाकी के जो आपके लगभग जो 81% यहाँ पर हैं वो ऐसे हैं जो कि मेल के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जो पैरासाइटिक वॉर्म हैं उनके नामकरण में, ठीक है, जब उनका नाम रखा जाता है तो उसमें मेल बायस देखने के लिए मिल रहा है। मेल बायस मतलब इधर भी आपका जेंडर इशू यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा बड़ी स्टडी नहीं, बस ये नीला नीला ग्राफ देखो, यानी कि इतने जो हैं वो मेल के हिसाब से रखे गए हैं नाम, और बाकी के ये जो हैं वो आपका फीमेल के नाम पर रखे गए हैं। तो जेंडर बायस देखने के लिए मिला है। उसके बाद आगे बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केरी सर्वाइवर। और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो आपकी बैट है, ठीक है, ये बैट है यहाँ पर, इनका पूरा नाम है आपका माउस ईयर्ड बैट। ओके, तो इस तरीके की बैट मौजूद है यहाँ पर। तो इनके बेसिकली कान जो है वो माउस की तरह यहाँ पर होते हैं, तो इसीलिए इनको माउस ईयर्ड बैट यहाँ पर कहते हैं। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी गई। प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो हॉर्नेट्स होती हैं उनकी आवाज़ को इमिटेट करती हैं और इमिटेट करके जो आउल्स होते हैं उनको भगा देती हैं। ठीक है, तो आउल्स इनके लिए खतरा है और हॉर्नेट्स से आउल्स को खतरा है। तो ये हॉर्नेट्स की मिमिक्री यहाँ पर करती हैं आउल्स को दूर करने के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा कि एक मैमल, यानी कि बैट जो कि मैमल है, ये मिमिक करती है एक प्रेडेटर की, ओके, सॉरी इंसेक्ट की। ओके, जिससे कि एक प्रीडेटर यानी कि आउल को यहाँ से भगाया जा सके, मतलब इसको डराने के लिए ये मिमिक्री देखने के लिए मिलती है। जनरली सोचा ये जाता है कि बर्ड है तो वो बर्ड की मिमिक्री करेगी, मैमल है तो मैमल्स की मिमिक्री करेंगे। यहाँ पर देखोगे आप, मैमल जो है वो मिमिक कर रहा है इंसेक्ट को, तो इसके ऊपर एक ये स्टडी देखने के लिए मिली है। एक दूसरी टर्म होती है, इसको कहते हैं बायोमिमिक्स। ओके, बायोमिमिक्स अलग है। बायोमिमिक्स का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉपी करके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर तैयार करना, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख करके कोई ऐसी चीज़ तैयार करना इन लैब जिससे कि हमें फ़ायदा मिल सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कोई पॉलीमर यहाँ पर बना लिया, ओके, किसी की प्रॉपर्टी को देख करके, लाइक आप यहाँ पर यही समझिए कि कहीं पर आउल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से आउल्स को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हॉर्नेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जो ये साउंड है बजिंग की, उसको हम मॉडलिंग करेंगे और एक ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार कर लेंगे जिससे आउल्स को भगाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बायोमिमिक्स। ओके, तो ये इस तरीके की टर्म यहाँ पर निकल करके आती हैं। बाकी आपको इस आर्टिकल में डिटेल में नहीं जाना।
उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वाटर ऑन मार्स। यहाँ पर चाइना का मिशन था जिसका नाम था तियानवेन मिशन। ओके, और इस मिशन के अंदर बेसिकली 6 कंपोनेंट थे। उस 6 में से एक था आपका रोवर, और रोवर का नाम था आपका जूरोंग रोवर। चाइना का रोवर है, ये सब मिशन चाइना का है। और ये जो मिशन है ये मार्स के लिए मिशन था। यहाँ पर इसने देखा है कि वाटर जो है वो मार्स पर मौजूद था, और ये काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद है। लगभग 700 मिलियन ईयर एगो पहले से वाटर जो है यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मार्स पर डिटेक्ट किए गए इस रोवर के द्वारा। आपको रोवर का नाम पता होना चाहिए। दिस इज चाइनाज फर्स्ट रोवर। ओके, याद रखना, चाइना का पहला रोवर है। और ये जो मिशन है इसका नाम है Tianwen। ओके, इसका रोवर ये यहाँ पर निकल करके आता है। तो ये सब स्टडीज़ हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, याद रखो। 5 पॉइंट निकल करके आए, इन 5 को जस्ट मिला करके लिख लो। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है, यूपीएससी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कहीं काम में आएगी। तो ये यहाँ से ये आपके किसी काम का नहीं, बस थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर स्टडी किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर चल रही है। ओके, लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग सम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपका है एमायोट्रोफिक लेटरल सीरियोसिस। ओके, FTD है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आपको इसके बारे में जानना भी नहीं है। लेकिन यहाँ इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, तो इनको रोकने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। आपने सुना होगा एनिमल सेल की संरचना इस तरीके से होती है। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक सेल प्लाज्मा है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साइटोप्लाज्म, अच्छा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म जितना भी एरिया यहाँ पर रह गया, ठीक है, लाइक लिक्विड पार्ट, ओके, वहाँ इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं ये सब आपको मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब की सब जो चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरीके से वॉल से प्रोटेक्टेड रहती हैं। आप देख सकते हो हर पर्टिकुलर चीज़ की अपनी वॉल यहाँ पर निकल करके आएगी। इस साइटोप्लाज्म के अंदर में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं RNA ग्रेनुअल्स। ओके, RNA ग्रेनुअल्स, ये RNA ग्रेनुअल्स ऐसे होते हैं। अब साइटोप्लाज्म की तो अपनी कोई बाउंड्री है नहीं, ये तो ओपन स्पेस है। ओके, तो RNA ग्रेनुअल्स भी, उनकी भी कोई बाउंड्री यहाँ पर नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हो, इसकी बाउंड्री यहाँ पर है। तो RNA ग्रेनुअल्स की कोई बाउंड्री यहाँ पर नहीं होती, तो ये मटेरियल को एक्सचेंज कर पाते हैं। क्या होते हैं RNA ग्रेनुअल्स, हमें सिर्फ इसके बारे में यहाँ पर जानना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा समझते हुए चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिटेल में इसको पूछा जाना चाहिए। अभी साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया, साइटोप्लाज्म एक ओपन स्पेस यहाँ पर हो गया आपकी सेल के अंदर, हर एक सेल में देखने के लिए मिलता है। और वन कम्स एक्रोस स्ट्रक्चर जो कि mRNA के बने हुए होते हैं, जिनको कहते हैं RNA ग्रेनुअल्स। अब सिंपल सी बात है, ग्रेनुअल्स के आगे RNA लगा है तो ये RNA स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। तो याद रखना कि ये जो RNA ग्रेनुअल्स हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरली क्या होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर, उनकी एक वॉल यहाँ पर होती है। ओके, एक अपना स्ट्रक्चर वॉल यहाँ पर होती है, लेकिन जो RNA ग्रेनुअल्स है वो कवर्ड यहाँ पर नहीं होते और कन्फाइंड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन। ओके, अनलाइक अदर स्ट्रक्चर्स इन द सेल सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, द RNA ग्रेनुअल्स आर नॉट कवर्ड। ओके, तो ये ना तो कवर्ड होते हैं ना ही कन्फाइंड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं और हाईली डायनामिक होते हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाली मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है, और कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करते रहते हैं कंपोनेंट्स को अपने सराउंडिंग के साथ। ओके, तो ये चीज़ें आई। अब RNA ग्रेनुअल्स के बारे में 2-3 पॉइंट, ताकि आप जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड एसोसिएशन के जरिए सही कर पाओ। तो RNA ग्रेनुअल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कम नंबर में पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, लेकिन नंबर में इंक्रीज हो सकते हैं अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस देखने के लिए मिल गई, लाइक कोई डिजीज़ वगैरह आपके शरीर में है तो इनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। ओके, एक डिफाइनिंग फीचर भी है जो कि आपका हर सेल में नहीं बदलता। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, तो उन अलग अलग सेल्स में ये चीज़ें चेंज नहीं होती। वो एकमात्र चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि जो कि डज नॉट चेंज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑफ द RNA ग्रेनुअल्स प्रोटीन कंपोनेंट। ये चीज़ जो है मतलब वो आपके एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज यहाँ पर नहीं होती। और RNA ग्रेनुअल्स के जो प्रोटीन कंपोनेंट हैं उसमें जो स्ट्रेचेज यहाँ पर होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो स्ट्रेचेज हैं ये देखो डिटेल में हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको बहुत ढंग से स्टडी करके, अच्छे से स्टडी करके आपको पढ़ाता, बट ना तो उसमें मेरा फ़ायदा ना ही आपका फ़ायदा, क्योंकि UPSC इन चीज़ों को नहीं पूछेगा। बट ठीक है, हमें यहीं पर ही रुक जाना था, ठीक है, हमें जो है वो बेसिकली यहीं पर ही रुक जाना था। लेकिन उसके बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर है। वो एक टर्म होती है ना, फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं। एक टर्म निकल कर आई RGG, ठीक है। ये स्ट्रेचेज यहाँ पर चेंज नहीं होते, जस्ट इतना यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो।
अब ये प्रोसेस यहाँ पर होती है, अगर आपको डीएनए से प्रोटीन पर पहुँचना है तो उसके लिए प्रोसेस होती हैं। एक तो होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, एक होती है आपकी ट्रांसलेशन। पहले डीएनए को यहाँ पर चेंज किया जाता है एमआरएनए के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो प्रोटीन बनाई जाती है, और जितने भी शोध होते हैं वो सब इसके बाद में यहाँ पर होते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम बात करें तो दो मेजर स्टेप्स हैं। पहले आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हो गया आपका ट्रांसलेशन। डीएनए को पहले एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उससे प्रोटीन का जो है वो निर्माण किया जाता है। ओके, तो ये बस प्रोसेस इतनी यहाँ पर याद रखो। ये भी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी कि प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। अब ये जो आपके आरएनए ग्रेनुअल्स यहाँ पर निकल करके आए, ये डिटरमाइन करते हैं कि जो मैसेंजर एमआरएनए है उसका फेट क्या होगा, मतलब वो कब और कितनी मात्रा में प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। एमआरएनए से मैंने बताया यहाँ पर आपका डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से यहाँ पर प्रोटीन जो है वो निकल करके आई। तो ये प्रोटीन कैसे निकलेगी, कब निकलेगी, ये काम जो है वो देखने का काम आरएनए ग्रेनुअल्स का होता है। यानी कि आरएनए ग्रेनुअल्स जो है वो प्रोटीन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट जो आपको नोट करना है, बाकी इग्नोर मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर आपका देखा जाता है कि आरएनए ग्रेनुअल्स के द्वारा कि भाई किस तरीके से हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक कॉमन स्ट्रेटजी जो सेल्स के द्वारा यूज़ की जाती है जब ये अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ रहा होता है, तो ये प्रोटीन के प्रोडक्शन को बंद कर देता है। यानी कि आरएनए ग्रेनुअल्स जो है वो अपना काम करना यहाँ पर बंद कर देते हैं जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन लाइक जो आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण होना यहाँ पर बंद हो जाता है और इससे जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो आरएनए ग्रेनुअल जो हैं वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, आपकी जो प्रोटीन प्रोडक्शन है उसको शट डाउन कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है यानी कि ट्रांसलेशन की, ये यहाँ पर नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखो। और आरएनए ग्रेनुअल्स जो हैं अलग टाइप के होते हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना। ये आपके प्रोटीन के प्रोडक्शन को तो रेगुलेट करते ही करते हैं, ये आपके जो हैं वो एमआरएनए को डिग्रेड भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मतलब ना तो एमआरएनए बनेगा ना ही प्रोटीन की तरफ आप जाओगे। कुल मिला के काम ये है कि प्रोटीन यहाँ पर नहीं बननी चाहिए अगर आपका न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है तो। ओके, काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को देख लिया, कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सब रुक जाओ यहीं पर ही ख़त्म करो आर्टिकल को। ओके, अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन निकल सकते हैं तो यहाँ से आप दोबारा इसको देख सकते हो। बाकी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई टर्म्स मौजूद भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड आरएनए ग्रेनुअल्स। बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसमें और भी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर फाइंडिंग हुई कि ये जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक ALS है या FTD है, ऐसे सभी डिसऑर्डर्स आप जो हैं वो बेसिकली आरएनए ग्रेनुअल्स के द्वारा प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक करके इनसे डील किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, दिस इज़ नॉट योर टास्क। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रोटीन निकल करके आती है जो आरएनए ग्रेनुअल्स का इंटीग्रेशन कर देती है। तो ये चीज़ें मिलेंगी कि ना तो ये होंगे, ना एमआरएनए से प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस हो पाएगी, ना ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर याद रखो। उसके बाद यहाँ पर अगला आर्टिकल आ जाता है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बायो मटीरियल फ्रॉम फंगल एक्सट्रैक्ट हेल्प हील बाउंड। देखो, हमने जो घाव होते हैं उनको हील करने के लिए एंटीबायोटिक्स डेवलप की। एंटीबायोटिक्स डेवलप करने के बाद पता लगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। ठीक है, हमें पता लगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डेवलप कर लिया। मतलब दैट इज कॉल्ड AMR और ABR। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इसमें जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं वो असर करना बंद कर देती हैं। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एंटीबायोटिक्स ह्यूमन सिस्टम में असर करना बंद कर रही हैं। तो अब एंटीबायोटिक्स के जरिए हम अपने हील्स को बाउंड नहीं कर सकते, जो आपकी बाउंड्स हैं उनको हील नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ नया तरीका ढूंढने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी। तो इन दिस कंटेक्स्ट साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि एक नया बायो मटेरियल डेवलप किया जाए जो कि जो घाव हैं उनको डिसइंफेक्ट कर सके और जो हीलिंग की प्रोसेस है उसको बढ़ा सके। और ये सब जो है वो एक्सपेरिमेंट माउस के ऊपर किए गए और इन्होंने एक स्पेशल तरीके के पॉलीमर का यूज़ किया। इस पॉलीमर का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम है पुलुलैन। ओके, ये पॉलीमर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। किसने? IIT मंडी, ये सब इन्होंने स्टडी की, ये छोड़ देना। तो ये है आपका जो आपका पुलुलन। ओके, इसको इस तरीके से यहाँ पर देख लो, ये पॉलीमर है। जस्ट इतना भी याद रखोगे ना, दिस इज़ अ पॉलीमर, तो आप टिक कर पाओगे कि कौन से स्टेटमेंट सही यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, ये बायो मटेरियल है, ये आपका पॉलीमर पुलुलन से यहाँ पर निकल करके आया है, जो कि एक फंगस जिसका नाम यहाँ पर ये दिया गया है इससे सीक्रेट होता है। फंगस का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिकली आपका पॉलीमर है इसके पहले भी कई यूज़ देखने के लिए मिले हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल यूज़ देखने के लिए मिले हैं।
फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक फूड इंडस्ट्री में भी इसके यूजेस देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन म्यूटेजेनिक होता है और साथ ही साथ नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर में होती हैं। और तो और यहाँ पर अगर आप देखो, इसको ड्रग और जीन डिलीवरी के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और ये जो आपका पुलुलन है, ये बेसिकली एक पॉलीमराइजिक चैन है ग्लूकोज की, जिसके जरिए आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हो। मतलब एंटीबायोटिक्स की जैसी ही और चीज़ें निकल करके आएंगी, जो कि आपकी जो वुंड्स वगैरह हैं उनको हील करने के लिए यहाँ पर यूज़ होंगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अब असर करना बंद कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस AMR एंड ABR। ओके, तो ये स्टडी थी। इसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सिंथेसिस करके स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डिटेल में गए ना तो समझ लो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा जाएंगे ही जाएंगे, दिमाग और फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अगला आर्टिकल मिलेगा और इसमें लिखा हुआ है ब्लड मार्कर आइडेंटिफाइज फॉर बेबीज एट रिस्क ऑफ सिट्स। ओके, SIDS एक तरीके का सिंड्रोम है जिसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसको आप कोट डेथ भी कहते हो या क्रिप डेथ भी कहते हो। और जब बच्चे यहाँ पर होते हैं, लगभग 1 साल से छोटे बच्चे, वो सोते सोते उनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है, मतलब वो उठ नहीं पाते दोबारा से। ओके, तो सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसका कोज हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है, इसके ऊपर स्टडीज़ यहाँ पर चल रही हैं, बट आपको पता चलेगा कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो ये देखने के लिए मिलता है कि मिडनाइट से लेकर के 9 बजे के बीच उनके डेथ के जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और जो सिट्स है, ये सिंड्रोम है, ये बेसिकली स्लीप के दौरान ही यहाँ पर होता है। ओके, बच्चा कोई शोर भी नहीं करता और साथ ही साथ एविडेंस भी नहीं है कोई कि स्ट्रगल वगैरह देखने के लिए मिला हो या शोर हो रहा हो तो हम जा करके देख लें, कुछ भी नहीं देखने के मिलता, बस सुबह ही पता चलता है कि क्या हुआ। ओके, तो ये एक तरीके का बायोकेमिकल मार्कर यहाँ पर डेवलप किया है। कोई भी बच्चा जो SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यहाँ पर उसको अगर फील हुआ या उसका रिस्क उसके ऊपर हुआ तो ये बायो मार्कर एक्टिव हो जाएगा, बायोकेमिकल मार्कर एक्टिव हो जाएगा। ये ब्लड में आपके डाला जाएगा, नए जो बच्चे यहाँ पर होंगे उनके ब्लड में। और इस एंजाइम का नाम भी यहाँ पर दिया गया है BCHE। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप समझो कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन उसका क्या निकला। ओके, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि इसका एक मेजर रोल है और ये आपको बेसिकली बता देगा कि जो स्लीप इन्फेंट है उसकी एबिलिटी एंड लो लेवल्स वुड रिड्यूस द स्लीप इन्फेंट्स एबिलिटी टू वेक अप एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इस सिट्स के अंदर यही होता है कि बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में आपका रेस्पॉन्स नहीं कर पाता और उसकी जो एबिलिटी है जागने की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये जागने की एबिलिटी या एनवायरनमेंट से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो आपका ये बायोकेमिकल मार्कर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डिसफंक्शन नहीं हो पाएगा। इस बायोमार्कर की वजह से आप उसको सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सिट्स के बारे में सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब यहाँ पर याद रखिएगा, बाकी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें, ये काफ़ी उलझ जाएंगी। उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पर है जिसमें लिखा हुआ है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ ये पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं जो हमारे काम के हैं। लिखा हुआ है कि ब्लड टाइप इस चीज़ से डिटरमाइन होता है कि आपके शरीर के अंदर एंटीजेंस किस तरीके के हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं वो किस तरीके के यहाँ पर हैं। ओके, तो अगर कोई फॉरेन एंटिटी शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये उस पर हमला करें, मतलब ट्रिगर एक जनरेट यहाँ पर कर देते हैं। तो ये एंटीजन इस तरीके के होते हैं। तो जब एक डोनर यहाँ पर बेसिकली ब्लड टाइप देख करके ही ब्लड को डोनेट किया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड के टाइप्स भी बताए गए हैं, लगभग A और B टाइप के यहाँ पर जो एंटीजन्स हैं उनको क्लासीफाइड किया था, फिर इसी से ही आपके AB टाइप के यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं और फिर O टाइप के यहाँ पर निकल करके आते हैं। ये जो ब्लड टाइप्स हैं ये दिए गए थे डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, तो इनको इसके लिए जो है वो 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके, फिजियोलॉजी मेडिसिन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स हैं वो आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ब्लड के जो टाइप हैं A, B और O टाइप के निकल करके आए। उसके बाद कई और स्टडीज़ के मुताबिक AB टाइप का इन्होंने डेवलप कर लिया। ओके, इसमें फिर आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ब्लड टाइप्स हैं A, B, O, AB, तो इनकी परसेंटेज कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन में। लगभग 23% पॉपुलेशन है जिसके पास A ब्लड ग्रुप यहाँ पर है, 34% इसके पास B ब्लड ग्रुप है, 35% इसके पास O ब्लड ग्रुप है और 8% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास AB ब्लड ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब स्टडी निकल के आई। इस स्टडी से कुछ भी काम का यहाँ पर नहीं आता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की और ये किस तरीके से वर्क यहाँ पर करते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है, पेपर है, वो हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज़ सफिशिएंट और इतना ही निकल के आता है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। बहुत टेक्निकल चीज़ें थी, समझाने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है ऐसी टेक्निकल चीज़ों को, लेकिन आप समझ चुके होगे। नहीं समझे एक बार और देख लो और भूल जाओ, ठीक है। बस चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।